Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this session we are going to complete our later Vedic period under the Vedic age. As you know, Vedic age started from 1500 BC to 600 BC. So in the previous lecture we had already completed our first part, that is early Vedic period, started from 1500 BC to 1000 BC. So आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड को जो स्टार्ट होता है 1000 BC से 600 BC तक. आज हमें पढ़ना है रीजन, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ आर्यंस के लेटर वैदिक पीरियड में ये तीनों कैसी थीं, उन्हें हमें पढ़ना है. तो लेटर वैदिक पीरियड को आप सभी को बता दें कि इसे पेंट ग्रे वेयर फेज भी कहा जाता था. तो पेंट ग्रे वेयर फेज किसे बोला जाता था? लेटर वैदिक पीरियड को. ये स्टार्ट होता था 1000 BC से 600 BC तक. आइए देखते हैं कि इनका रीजन कैसे कहाँ पे था. जब आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड का तो आपको मिलेगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में वो स्टार्ट हुए थे कैस्पियन सी से माइग्रेट करना और खैबर पख्तूनख्वा पास से होते हुए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में लोकेशन इनका था, यानी कि वहाँ पे वो रहते थे. अब इसके बाद क्या हुआ कि लेटर वैदिक फेज़ में ये वहाँ से मूव करना शुरू किए, यानी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रीजन से मूव करके ये इंडिया के ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन की तरफ आ गए. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ आना, इस बात को भी जान लेते हैं. ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज दे नो यूज ऑफ आयरन टूल्स. बाय यूजिंग आयरन टूल्स दे क्लियर द लैंड्स. क्या था कि अर्ली वैदिक पीरियड में उन्हें आयरन का यूज करने नहीं आता था. आयरन की यूज ना हो करने की वजह से वो कोई आयरन से रिलेटेड टूल्स नहीं बना पाते थे जिससे कि वो फॉरेस्ट क्लियर कर पाएँ. तो वो वहीं तक रह गए थे, सीमित रह गए थे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में. जब उन्हें लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज करना आ गया तो वो क्या करने लगे, आयरन से बने हुए एक्सेस जो है कि फरो ये सब बनाना शुरू कर दिया था. उसकी हेल्प से ये फॉरेस्ट को क्लियर करते हुए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से मूव करके ये ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन की तरफ आ गए. तो ये था इनका रीजन और ये था इनका लोकेशन कि ये कहाँ पे थे लेटर वैदिक पीरियड में. अभी हम इनका जानेंगे सोशल लाइफ. सोशल लाइफ कैसी थी? अर्ली वैदिक पीरियड का सोशल लाइफ जब आप देखेंगे तो वर्ना सिस्टम वहाँ पे भी मौजूद था, बट यहाँ पे वर्ना सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बन जाता है. पहले क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम तो था, पर वो वर्ना सिस्टम में क्या था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, यानी कि जैसा आपका काम होगा, कारोबार होगा, उसके आधार पे आपको वर्ना सिस्टम में रखा जाएगा. बट इन द लेटर वैदिक फेज ये वर्ना सिस्टम क्या हो गया, बेस्ड ऑन बर्थ हो गया, यानी कि अब जन्म पे जैसा होगा उस आधार पे आपको वर्ना सिस्टम में मिलेगा. अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं तो आपको ब्राह्मण मिलेगा, शूद्र के घर में जन्म लिया है तो शूद्र के कहलाएंगे. तो अब इनका जो ऑक्यूपेशन होता था, यानी कि वर्ना सिस्टम के अब इनको बर्थ के बेसिस पे रखा जाता था, न कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे. यही चीज़ उल्टा था अर्ली वैदिक फेज में. जब ऐसा हुआ तो एक चीज़ और प्रॉब्लम में आ गई कि जब पहले क्या था कि जब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वर्ना सिस्टम में रखा जाता था तब इंटरचेंजेस हो जाते थे एक दूसरे वर्ना सिस्टम के बीच. कैसे कि अगर ब्राह्मण का बेटा शूद्र का काम करने लगता है तो क्या होता है कि अब वही शूद्र का बेटा ब्राह्मण का काम करने लगता है, तो जाहिर सी बात है शूद्र के बेटे जो ब्राह्मण का काम करने लगा वो ब्राह्मण की काम करने की वजह से अदर ब्राह्मण के यहाँ शादी कर सकता था. बट अभी ऐसा नहीं था. आप शूद्र हो, अगर कितना भी अच्छा काम कर लो ब्राह्मण वाले, पर आपको शूद्र से ही शादी विवाह करना पड़ेगा. तो इंटरचेंज ऑफ वर्ना सिस्टम वाज नो मोर अलाउड इन द लेटर वैदिक एज. तो ये था वर्ना सिस्टम का फीचर. अब देखेंगे कि वर्ना सिस्टम क्या पहले जैसा ही था कि अभी कुछ चेंजेस आ गया. आप देखेंगे मैंने एक डायग्राम बनाया है अर्ली वैदिक पीरियड के लिए भी, आप वहाँ से मिला लीजिएगा इसे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, वर्ना सिस्टम और ब्रॉड बन जाता है. पहले क्या था कि 3 ही कैटेगरी थे वर्ना सिस्टम में, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये 4 कैटेगरी में हो जाते हैं. अब यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है, वो होते हैं शूद्रा. तो क्या होते हैं, देखिए ब्राह्मण्स को प्रिस्टली क्लास बोला जाता था, यानी कि इनका काम होता था पूजा पाठ कराना. क्षत्रिय होते थे सेकंड क्लास, इन्हें वॉरियर क्लास कहा जाता था, ये फाइटर होते थे यानी कि प्रोटेक्शन देते थे लोगों को. थर्ड होता था वैश्याज जो प्रोडक्टिव क्लास कहलाते थे, ये व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स. तो ये इनका काम होता था व्यापार करना. अब एक बात और आ गई कि अगर ये तीनों बड़े बड़े काम पकड़ लेंगे तो नीचे के काम कौन करेगा, साफ़ सफाई घर की, इनको जो है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो और कौन करता,
इसके लिए इन्होंने एक क्लास और डेवलप किया जिसका नाम दिया इन्होंने शूद्रा। शूद्रा का काम होता था कि ये ऊपर के जो तीनों हैं इनको सर्विस देना, अपर क्लास वालों को सर्विस देना इसका काम होता था। अब एक बात और देखिएगा डायग्राम की हेल्प से कि ये तीनों अपने को आर्यंस बोलते थे। ये तीनों आर्यंस हुआ करते थे जिन्हें द्विजा भी कहा जाता था, और जो शूद्र होते थे वो उन्हें नन आर्यंस कहा जाता था। माना जाता था कि आर्यंस जो थे वो शूद्र को, उन लोगों को इस कैटेगरी में रखे थे जो हड़प्पन्स थे, यानी कि हड़प्पन्स जो थे बचे हुए रह गए थे कुछ कुछ, उनको शूद्र के कैटेगरी में रखे थे आर्यंस लोग। क्यों? क्योंकि उनकी नाकें चपटी होती थी, उनकी हाइट कद काठी कम होते थे, इसलिए ये इनसे डिफरेंट दिखते थे, इसलिए इन्होंने शूद्र को, नन आर्यंस को शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया था। अभी देखते हैं कि सोशल में और क्या इनके सामाजिक चेंजेस हुए थे। विमेंस को लेकर क्या था, देखिए, नो इम्प्रूवमेंट इन द विमेन स्टेटस। अर्ली वैदिक एज में विमेंस का जो पोजीशन था वो लिबरल था, बट इन द लेटर वैदिक फेज ये थोड़ा स्ट्रांग बना दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टनेस ला दिया जाता है विमेन की स्टेटस को लेकर। क्या होता है कि विमेंस लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। पहले क्या था अर्ली वैदिक फेज में कि सभा समिति होती थी, उसमें अपाला लोपामुद्रा जैसी जो कविताएं पोएट्रीज थी, यानी कि कवियत्री थी, और विमेंस को सभा में शामिल होने का अधिकार था। फिर क्या था, इस एज में ऐसा कुछ नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स इनको वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट था कि चाइल्ड मैरिज यहाँ इस एज में कॉमन हो जाता है, प्रैक्टिस ऑफ सती भी कॉमन हो जाता है, जबकि अर्ली फेज में ऐसा नहीं रहता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ आश्रम एग्जिस्टेड। अब क्या था कि अर्ली वैदिक फेज में ऐसा आश्रम वाली व्यवस्था नहीं थी, पर लेटर वैदिक फेज में आश्रम की नाम की एक संस्था आ जाती है, और वो वर्णा सिस्टम के साथ मिलकर वर्णाश्रम धर्म बन जाता था। यानी कि आश्रम इंस्टीट्यूशन जब आया, आश्रम में बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जाता था, और ये वर्णा सिस्टम के साथ मिल करके एक नए जो है कि धर्म लेके आता है जिसको बोला जाता है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के अंदर क्या होता है कि जो उस समय के आर्यंस थे उन्होंने लाइफ को 100 साल मान के चलते थे कि जो ज़िंदगी है वो लाइफ 100 साल की होगी, और उसे 25-25 सालों में डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। पहला जो 25 साल होता था उसको वो बोलते थे कि ये स्टूडेंट लाइफ होगा, जिसमें ब्रह्मचर्य जिसे कहते थे। दूसरा होता था हाउस होल्ड लाइफ, जिसे गृहस्थ धर्म कहते थे। तीसरा होता था सेमी सन्यासी लाइफ, जिसको वानप्रस्थ कहते थे। और चौथा होता था सन्यासी लाइफ, पूरी तरीके से सन्यास ले लेना ज़िंदगी से। तो ये था वर्णाश्रम धर्म। अब आगे देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, गोत्र नाम की एक संस्था भी आ जाती है। गोत्र जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करने लगती है। ये क्या होता था गोत्र में कि गोत्र का मतलब होता था शेयरिंग कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो अपने पूर्वजों में कॉमन पूर्वज होते हैं जिन लोगों के, उन्हें कहा जाता था गोत्र। क्या होता है कि आज के टाइम में भी देखेंगे कि आप एक दूसरे दादा परदादा हर किसी को कैसे जानेंगे, थ्रू द गोत्र। अपने किसी एंसेस्टर को जानना है किसी के, तो उसके गोत्र पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके एंसेस्टर कौन रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑल द पर्सन बिलोंगिंग टू भारद्वाज गोत्र आर सेड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ ऋषि भारद्वाज। अगर जो बोलते हैं कि मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, विश्वामित्र गोत्र का हूँ, वशिष्ठ गोत्र का हूँ, तो इससे ये आपको समझ आएगा, उस गोत्र से पता चलेगा कि ये किस ऋषि के एंसेस्टर हैं, यानी कि किस ऋषि के जो है पूर्वज, इनके पूर्वज कौन से रहे होंगे। तो ये पता चलता है गोत्र से। ये सब इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट किया लेटर वैदिक फेज में। अब हम पढ़ेंगे इनका पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में क्या होता है कि अब पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य होते थे। अब क्या होने लगा कि छोटे छोटे राज्य मिलके बड़ा किंगडम बनाने लगे। तो अब इनका होता था कि फिर जनपदा आता था, और उसके बाद होता था महाजनपदास। तो जन बना, फिर जनपदास बना, जिसको राष्ट्र कहते थे। अब राष्ट्र से बनने लगा महाजनपदास। आपको पढ़ने को मिलेगा अंगुत्तर निकाया करके एक जो है कि बुक मिलेगी, उसमें मेंशन है कि 16 जनपदास के बारे में, जो 16 सेंचुरी BC में के आसपास ये महाजनपदास पाए गए। तो फिलहाल इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या चीज़ें थीं। नेक्स्ट था कि किंग परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस टू स्ट्रेंथन पोजीशन। राजा जो होते थे बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे अपनी साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए। जैसे राजसूय यज्ञ होता था, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी।
अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ को बोलते थे हॉर्स सेक्रीफाइस। वाजपेय जो है, वाजपेय में होता था चैरियट रेस। तो ये था इनका पॉलिटिकल लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इनके इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें।